कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक स्टोर की तरफ जा रहा है। वह स्टोर से सामान खरीदते वक्त काफी सैड लग रहा था। वह अपने मन में सोचता है वो इससे थक चुका है। सस्ते और बहुत कम कंटेंट वाले चावल की जगह उसे प्रीमियम क्वालिटी का खाना खाना चाहिए जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हों। हल्के टेस्ट और कम बबल्स वाली बियर की जगह उसे स्ट्रॉन्ग बियर चाहिए जिसमें सही अमाउंट में बबल्स हों। फिर उसने एक बियर खरीदी और खाना खाते हुए भी उदास मन से सोचने लगा कि इस जगह की बजाय वो कहीं और जाना चाहेगा जहां वो सबके साथ एंजॉय कर सके। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का एक ऑर्डिनरी फैमिली से था। उसका परिवार बहुत हार्ड वर्किंग था। स्कूल पूरा करने के बाद उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर चांस से उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। लेकिन अचानक एक दिन उसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चला जाता है। वह ऐसे ही 4 साल तक डिप्रेशन में रहता है। फिर अचानक उसे फिर से जॉब मिलती है और अब वह एक छोटी गेम डेवलपिंग कंपनी में काम कर रहा है। ये सब सोचते हुए उसे खिड़की की दिशा से सिगरेट्स के स्मोक की स्मेल आती है और वह देखने जाता है कि कौन सिगरेट पी रहा है। जैसे ही वह खिड़की खोलता है वह एक अलग डायमेंशन का गेट देखता है जिसे देखकर वह काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर उसके फोन पर शो गेट का नोटिफिकेशन आता है। वह सोचता है क्या सिर्फ मैं ही इस गेट को देख सकता हूँ? अगर यह कोई फ्यूचर गेट होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी अगर यह मेरी लाइफ बदलने का रास्ता है तो मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहूंगा, लेकिन इसे यूज कैसे करूं? फिर वह एक आइटम उस गेट के अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन वह आइटम अंदर नहीं जाता। तब उसे कंफर्म हो जाता है कि इस गेट के अंदर उसके अलावा कोई भी आइटम नहीं जा सकता। फिर वह आगे सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अंदर चला जाऊं और वापस ना आ सकूं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अंदर चलते हैं। उस डायमेंशनल गेट के अंदर जाकर वह एक पुराने घर में पहुंचता है और उसे देखकर सोचता है कि यह घर बहुत पुराना लग रहा है। यह सब कुछ रियल में बहुत एक्सपेंसिव लगता है। फिर वह खिड़की से बाहर देखता है और बाहर का व्यू देखकर उसे ये गांव बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी देर बाद वह साइड टेबल पर एक शाइनिंग पेपर देखता है जिस पर इस डायमेंशनल गेट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा था। असल में इस गेट की मदद से वह जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन यह गेट सिर्फ 2 बार ही काम करेगा। फिर वहां एक और चीज रखी थी जिसका नाम सब स्पेस पॉकेट था। यह पॉकेट इस गेट से कनेक्टेड थी। यह ऐसी पॉकेट थी जिसकी मदद से अर्थ से कुछ भी उठाया जा सकता था, लेकिन इस पॉकेट में रखी जाने वाली चीज का वेट लिमिटेड होना चाहिए, वरना आप अर्थ से किसी भी तरह की चीज उठा सकते हो। बस आपको उस आइटम पर अपना राइट हैंड रखना होगा और लेफ्ट हैंड एम्प्टी स्पेस में। इसमें क्या लाना है इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो चीज आप वापस ले जा सकते हो वह सिर्फ गोल्ड है। यह सुनकर वह लड़का बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि शुरू में उसे यहाँ रहने के लिए 1000 गोल्ड रुपए दिए जा रहे थे। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ता है जिसमें लिखा था, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो तो तुम मैन एम्पायर की लैंग्वेज सीख जाओगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 60 डेज हैं। अगर 60 डेज के अंदर साइन नहीं किया तो इस डायमेंशन गेट से जुड़ी सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग से इरेज हो जाएंगी, और अगर किसी भी रीजन से तुम्हारी डेथ हो जाती है तो इस डायमेंशनल गेट का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुम साइन करना चाहते हो तो तुम्हें इस पेपर पर अपना राइट हैंड रखना होगा। वह लड़का सोचता है कि 60 डेज बहुत ज्यादा है, मैं सोचना और साइन करना चाहूंगा। फिर वह साइन कर देता है और उसी के साथ वह जर्मन एम्पायर की लैंग्वेज भी सीख लेता है। फिर उस लड़के का जर्मन एम्पायर में वेलकम किया जाता है और उसे चो इशू नाम दिया जाता है। फिर वह सोचता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वर्ल्ड में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कोई नोबल मैन बनूंगा या फ्यूडल लॉर्ड या फिर कोई विजर्ड? वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और अपनी लाइफ की छोटी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहता हूँ। हम एक लेडी को उससे कहते हुए देखते हैं, क्या तुम्हें यह फूड पसंद नहीं आया? वह कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। वैसे भी शायद ये फूड मुझे सेटिस्फाई करने के लिए इनफ नहीं होगा। वह कहता है कि वह अपने रूम में ये चेक करने गया था कि उसने सारा गोल्ड कैश में एक्सचेंज किया है या नहीं। फिर वह वापस उस जगह जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसकी आंख लग गई और वह सो गया। फिर उसने एक चीज नोटिस की कि वह काफी यंगर दिखने लगा था। उसकी स्किन काफी शाइनी हो गई थी, उसके हेयर का कलर चेंज हो गया था और साथ ही उसकी नोज थोड़ी ऊंची हो गई थी। शायद इस फेस के लिए भी उसके पैसे डिडक्ट हो गए होंगे। फिर वह उसी विलेज में दोबारा जाता है और सोचता है कि क्या यहाँ उसका फोन काम करेगा? वैसे भी मुझे यहाँ फोन यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपने रूम की विंडो खोलता है और बाहर का व्यू देखता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस बार व्यू और भी ब्यूटीफुल था। फिर वह पास वाले रूम में एक लेडी को देखता है, वह लेडी भी उसे देखती है। यीशु सोचता है कि शायद वह एक विलेजर है। हमारी आंखों का कांटेक्ट हो गया, अब क्या मुझे उसे ग्रीट करना चाहिए? तभी वह लेडी खुद पूछती है, तुम कौन हो? यीशु अपना नाम बताता है। फिर वह लेडी कहती है कि यह घर काफी समय से खाली था, क्या तुम अभी अभी यहाँ आए हो? तुम कौन हो?
क्या तुम्हें विलेज चीफ से परमिशन मिली है? इशू कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाला हूँ और अगर मैं ज्यादा समय रुकने का फैसला करूंगा तो चीफ से परमिशन ले लूंगा। फिर वह लेडी इशू से कहती है, जब तुम यहाँ हो तो आकर खाना खा लो। शू ने नहीं सोचा था कि वह इतनी पॉलिट होगी। फिर वह उनके साथ खाना खाने चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह खाने के लिए बैठा है, लेकिन वह लेडी उसे सिर्फ एक बोल सूप देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह फूड बहुत सिंपल है लेकिन देखने में डिलिशियस लग रहा है। वैसे भी अकेले घर बैठने से बेहतर है कि यहाँ ट्राई करके खाया जाए। वह वुमन बियर और ट्रायंगल किम्बाब खा रही थी। वैसे भी मैं यहाँ कुछ समय तक रहने वाला हूँ तो मुझे यहाँ का खाना खाने की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। फिर वह उस लेडी से उसका नाम पूछता है। वह लेडी बताती है कि उसका नाम मैगी हम्फ्री है। वह आगे पूछता है, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं? आंट मैगी बताती है कि उसका हस्बैंड बार में काम करने गया है और उसका सन दूसरे टाउन में रहता है। वह पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? इशू कहता है, मैं कोरिया के सू सिटी से आया हूँ। आंट मैगी कहती है, तुम सच में काफी दूर से आए हो। फिर इशू कहता है, अब मैं इसे खाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी यहाँ स्पून या फोर्क नहीं है, मतलब मुझे इस ब्रेड को सूप में डुबोकर खाना होगा। सूप को देखकर इशू सोचता है कि इस तरह का सूप हमारे सिटी में भी मिलता है, लेकिन उसमें और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। फिर आंट मैगी कहती है, क्या तुम इसे नहीं खाओगे? इशू कहता है, नहीं, मैं इसे भी खाऊंगा। आंट मैगी कहती है, ठंडा होने से पहले खा लो। इशू सोचता है कि ब्रेड थोड़ी हार्ड है, लेकिन जब मैं इसे वार्म सूप में डिप करता हूँ तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और सच में खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। ओह, ब्लैक पेपर। फिर वह मैगी से कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपके पास ब्लैक पेपर है? मैगी थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। आंट मैगी कहती है, क्या तुम्हें ये फूड पसंद नहीं आया? इशू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सिटी में हर तरह के सूप में ब्लैक पेपर डाला जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। आंट मैगी कहती है, शायद तुम्हारी जगह ये सस्ता होगा, लेकिन यहाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव कि सिर्फ नोबल लोग ही इसे खा सकते हैं। मैंने आज तक इसे कभी खरीदा ही नहीं। इशू सोचता है शायद उसे ब्लैक पेपर की बात करना पसंद नहीं है। फिर वह कहता है, यह ब्रेड और सूप सच में बहुत डिलिशियस है, इसमें कॉर्न का डीप टेस्ट है जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आंट मैगी कहती है, इतना मत बोलो, बस अब खा लो। इशू कहता है, माफ कीजिए, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं इसकी रेसिपी जान सकता हूँ? आंट मैगी कुछ बना रही थी। वह कहती है, ठीक है, तुम्हें रेसिपी जाननी है, अच्छा मेरे पीछे आओ। फिर दोनों रूम से बाहर जाते हैं। इशू सोचता है, इस जगह की हवा सिटी की हवा से कहीं ज्यादा फ्रेश और अच्छी है। आंट मैगी उससे कहती है, यहाँ आओ। इशू दे उसके पीछे चलने लगता है। फिर वह पूछता है, वैसे इस विलेज का नाम क्या है? आंट मैगी कहती है, यह लाउड्रिन है। इशू आस पास देखने लगता है। आंट मैगी कहती है, क्या कर रहे हो? यहाँ आकर ध्यान से देखो, वहां कुछ चीजें रखी थी जिनमें कॉर्न पाउडर था। आंट मैगी का होम मेड बटर ऑनियन जो लैनिन में उगा था। फिर आंट मैगी उसे सूप बनाने का प्रोसेस बताती है। सबसे पहले बटर को मेल्ट करना होता है, फिर कटे हुए ऑनियन को फ्राई करो जब तक उनका कलर ब्राउन ना हो जाए। ऑनियन स्वीटनर की तरह काम करता है, इसलिए किसी और स्वीट चीज की जरूरत नहीं होती। इशू सोचता है, मुझे नहीं पता था कि कॉर्न सूप में भी ऐसा किया जा सकता है। आंट मैगी कहती है, इसके बाद ये कॉर्न पाउडर डालो। ये कॉर्न मैंने लोकल ट्रेडर से खरीदा था, उसने कहा था कि ये न्यू क्रॉप है, इसलिए कुछ समय तक ये आसानी से नहीं मिलेगा। इशू सोचता है, लगता है यहाँ कॉर्न ज्यादा फेमस नहीं है। मैगी कहती है, मैंने सोचा कि इस क्रॉप का पाउडर बनाकर ट्राई करना चाहिए और ये सच में काम कर गया, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। फिर ऑनियन के साथ थोड़ा और पाउडर डालो, उसके बाद पानी और मिल्क साथ में डालकर स्लो फ्लेम पर बॉईल करो, बस इतना सा सॉल्ट डालो। अब ये रेडी है। सूप बनते हुए देखकर इशू काफी अमेज्ड हो जाता है। सूप बनने के बाद इशू सोचता है कि इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे बनाऊं तो शायद इतना टेस्टी कभी ना हो। आंट मैगी सूप लेकर घर के अंदर जाने लगती है, तभी इशू अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर उसे गिफ्ट के तौर पर देता है। आंट मैगी उस चीज को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। वह एक मिरर था जो काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। इशू कहता है, आपने मुझे अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया, इसलिए यह मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आंट मैगी ने उसे थैंक यू कहा और फिर रफ तरीके से मिरर इशू को वापस पकड़ा दिया। इशू सोचता है, लेकिन वह इतनी रफ क्यों हो गई? फिर इशू उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछता है जो आंट मैगी उसे बता देती है। इशू बाकी सारी बातें छोड़कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। फिर हम इशू को चलते हुए देखते हैं और वह विंडो से एक लड़की को देखता है। जैसे ही लड़की इशू को नोटिस करती है वह भाग जाती है। इशू सोचता है शायद वह शाय है। फिर वह लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लाइब्रेरी पहुंच जाता है। अंदर जाकर वह एक लड़के को देखता है जिसके गले में टैग शेयर था और वह कुछ खा रहा था। वह लड़का इशू का वेलकम करता है। इशू गुड मॉर्निंग कहता है और मन में सोचता है, ये आदमी वैसे तो कम से कम 30 साल का लग रहा है, ये क्या खा रहा है? वह लड़का कहता है, शायद हम पहले कभी नहीं मिले। इशू कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ और कुछ समय के लिए इस विलेज में आया हूँ, मेरा नाम इशू है, मैं कोरिया के सोल सिटी से आया हूँ। फिर इशू
इशू लाइब्रेरी में चारों तरफ देखता है और सोचता है यह लाइब्रेरी है लेकिन मेरे घर की बुक शेल्फ से भी बेटर है। क्या यहाँ सिर्फ 50 बुक्स हैं? शायद ये सारी रेयर बुक्स हों। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना अच्छा आदमी इस लाइब्रेरी का केयर क्यों कर रहा है? वह लड़का पूछता है क्या तुम यहाँ कुछ देखने आए हो? इशू कहता है हाँ, क्या आप मुझे जर्मन एम्पायर का मैप दे सकते हैं? लड़का मैप ले आता है। इशू पूछता है क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ? लड़का कहता है नहीं, इस लाइब्रेरी से सिर्फ विलेज के लोग ही बुक्स ले जा सकते हैं, तुम्हें यहीं बैठकर पढ़ना होगा। जब इशू मैप देखने लगता है तो वह लड़का भी बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने लगता है। इशू सोचता है इसे देखकर लगता है कि वह बहुत वरीड है, मुझे पेजेस बहुत केयरफुली पलटने होंगे, अगर गलती से कोई पेज फट गया तो शायद मुझे काफी ट्रबल हो जाए। मैप देखते हुए इशू कहता है यह तो बस मैप है, इसमें कोस्ट लाइन और कॉन्टिनेंट का स्केच छोड़कर कुछ भी नहीं है। तब वह लड़का मैन में कहता है मैप पर सिटीज या विलेजेस डालना इलीगल है। वह लड़का एक जगह पॉइंट करके कहता है क्या यह लोरान विलेज है? इशू पूछता है क्या यह वॉर की वजह से है? लड़का कहता है हाँ, इसी वजह से डिटेल मैप सिर्फ रॉयल्स और मिलिट्री ही पढ़ सकते हैं। इशू सोचता है उम्मीद है कि अभी यहाँ वॉर नहीं होगी, मैं इस वर्ल्ड में रहकर सफरिंग झेलना और सिर्फ मिलिट्री लोगों की सर्विस नहीं करना चाहता। इशू पूछता है क्या यहाँ अक्सर वॉर होती है? वह आदमी कहता है ऐसा नहीं है, हाल ही में एक विजर्ड फैमिली ने हमारे एम्पायर में वॉर को रोक दिया था, इसलिए इस सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारे एम्पायर पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। इशू खुश हो जाता है और मन में सोचता है अच्छा है कि मुझे मिलिट्री की सर्विस नहीं करनी पड़ेगी। फिर वह लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम हांस है, वह इस विलेज में स्ट्रेंथ से जुड़े सारे काम संभालता है। वह इशू से कहता है अगर तुम मेरी एज के आसपास हो तो चलो फ्रेंड्स बनते हैं। फिर इशू अपनी एज बताता है जो 23 है। हांस शॉक्ड हो जाता है और इशू से कहता है क्या तुम यंग दिखने के लिए कोई ड्रिंक या लोशन वगैरह यूज करते हो, क्योंकि मैं तो 17 साल का हूँ। हांस की एज सुनकर इशुए शॉक्ड हो जाता है। इशुए ने नहीं सोचा था कि वह इतना यंग होगा। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर इशू उससे उस फूड के बारे में पूछता है। हांस कहता है यह ब्रेड है जिसके ऊपर रास्पबेरीज है। पहले फ्लैट ब्रेड को कुक किया जाता है और कुछ डेज के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग फूड डाला जाता है। इस पर मैंने क्रशड रास्पबेरीज डाली हैं। इसके बाद हंस इशू से कहता है क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे? इशू मन में सोचता है इसे देखकर तो यह ज्यादा टेस्टी नहीं लग रहा। फिर इशू हांस से पूछता है वैसे यहाँ की नियरेस्ट सिटी कौन सी है? हांस कहता है पुशिंग सिटी सबसे पास है, लेकिन वहां कार से पहुंचने में 3 डेज लगते हैं। फिर इशू पूछता है फिर बिगेस्ट सिटी कौन सी है? हांस कहता है आर्मीनिया सिटी, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया। कुछ मर्चेंट्स हमारे विलेज आते हैं, उनसे मैंने इसके बारे में सुना है। यह हमारे एम्पायर की कैपिटल सिटी है, वहां कार से जाने में 1 महीने से भी ज्यादा लग जाता है। जब हांस कुछ लोगों के आने की आवाज सुनता है तो वह सोचता है कि मर्चेंट्स लौट आए हैं। वह इशू से पूछता है कि क्या वह कल इसी टाइम लाइब्रेरी का ध्यान रख सकता है, क्योंकि हांस को मर्चेंट से मिलने जाना है। इशू थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर हांस कहता है कि वह लाइब्रेरी से अपनी जरूरत की चीजें भी ले सकता है। फिर इशू मना नहीं कर पाता। फिर दोनों बाहर आते हैं जहां हमें कुछ मर्चेंट्स दिखते हैं। उन मर्चेंट्स को देखकर इशू को बहुत कूल फील होता है। वह हांस से कुछ कहने जाता है लेकिन देखता है कि हांस वहां से जा चुका है। हम देखते हैं कि हांस आंट मैगी से पूछ रहा है कि वे कहाँ गए। सब लोग बहुत हरी में हैं। इशू को लगता है कि उसे जल्दी अपने घर लौटना चाहिए क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदना है। इसके लिए उसे गोल्ड चाहिए। घर आकर वह सोचता है कि पहले शावर ले लेना चाहिए। फिर वह आगे सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। सिर्फ अंडरवेयर पहनकर दूसरे वर्ल्ड जाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यह अजीब है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, बार बार आने जाने से बेहतर है कि गोल्ड कॉइन्स का बॉक्स ही दूसरे वर्ल्ड ले जाऊं। इसी के लिए मुझे सब स्पेस पॉकेट चाहिए। फिर वह दूसरी जगह जाता है, अपने 2 गोल्ड कॉइन्स लेता है और मर्चेंट्स को देखने बाहर निकलता है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां मर्चेंट्स ठहरने वाले थे। वहां बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देखकर इशू को अच्छा लगता है। वह वहां आंट मैगी को देखता है। आंट पूछती है इशू क्या तुम खाना खाने आए हो? खैर इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इशू कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आंट कहती है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी, तब तक ये पी लो। इशू कहता है थैंक यू। फिर वह सोचने लगता है अगर ये बियर होगी तो इसका टेस्ट कैसा होगा? क्या ये वैसा ही टेस्ट करेगा जैसा पहले मेरे फादर पीते थे या कुछ अलग होगा? फिर आंट उसे बियर देती है जिसे देखकर वह बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वह ऐसी बियर काफी टाइम से पी रहा है। वह बियर की एक भी ड्रॉप करने नहीं देता और पूरा ध्यान से पीता है। उसे इस बियर का टेस्ट बहुत डिलिशियस लगता है। वह फिर से पीता है। फिर आंट मैगी वहां आती है। आंट मैगी कहती है इस ड्रिंक के बदले तुम्हें 1 सिल्वर और 5 कॉपर कॉइन्स देने होंगे। इशू एक गोल्ड कॉइन देता है जिसके बदले उसे 8 सिल्वर कॉइन्स और 5 कॉपर कॉइन्स वापस मिलते हैं। वह सोचता है इसका मतलब है कि 10 सिल्वर कॉइन्स बराबर हैं 1 गोल्ड कॉइन के, यानी 1 कप बियर की कॉस्ट हमारे हिसाब से 15,000 होती है। फिर वह पूछता है क्या खाने के लिए अलग से पे करना पड़ेगा? आंट मैगी कहती है चिंता मत करो, तुम दोनों का पेमेंट पहले ही कर चुके हो। वैसे क्या तुम्हारी सिटी में बियर की प्राइस
कम है, क्योंकि यहाँ तो हमें एक कप बियर 2 कॉपर कॉइन्स में मिल जाती है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करने जा रही हूँ, इशू कहता है। तब तक मैं इस बियर को एंजॉय करूंगा। फिर इशू आस पास देखता है, वहां बहुत सारे लोग हैं। वह सोचता है कि उसे कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। तभी हांस उसे आवाज देता हुआ आता है। हांस कहता है, क्या तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो? इशू कहता है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? हांस कहता है, नहीं, मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ खाने आया हूँ। हमारे विलेज में रूल है कि खाना खाते वक्त फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे मर्चेंट से मिलने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी खाना आता है। इस बार खाना पोर्क स्ट्यू और ब्रेड था। इशू सोचता है, मुझे भी अपने पेरेंट्स के साथ खाने का मन करता है। तभी हांस कहता है, तुम्हारा खाना आ गया है। हांस खाने को देखकर कहता है, ये आम तौर पर विंटर में खाया जाता है और अभी समर है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा होगा। खाना खाने के बाद मर्चेंट से मिलने चलेंगे। इशू कहता है, ठीक है। फिर वह खाने को देखकर सोचने लगता है, आम तौर पर लोग पोर्क को ऐसे 2 दिन तक रखते हैं, लेकिन इससे यह खराब हो सकता है, इसलिए कॉमन लोग इसे जितना जल्दी हो सके खा लेते हैं। फ्रेश पोर्क जूस और वेजिटेबल सूप का कॉम्बिनेशन बहुत डिलिशियस लगता है। साथ ही इसमें एसेंशियल हर्ब्स और सॉल्ट डाला गया है, जो इसे नया टेस्ट देता है। मुझे ये टेस्ट याद आ रहा है, मेरी मदर भी ऐसा ही खाना बनाती थी। मेरी मदर बहुत स्पाइसी खाना बनाती थी, जो मुझे पहले बहुत पसंद था, लेकिन अब मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। ये सब सोचते हुए उसे अपनी मदर बहुत याद आती है। इशू खाना खत्म कर लेता है। हंस फिर पूछता है, मिस्टर इशू, अब आप क्या करेंगे? इशू कहता है, मैं मर्चेंट्स को देखने जाऊंगा। हंस एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर दोनों एक छोटे फेस्टिवल की तरफ जाते हैं। हंस कहता है, यहाँ तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उधर आंट मैगी एक मिरर की प्राइस पूछती है। शॉपकीपर कहता है, 8 सिल्वर। आंट मैगी मिरर की प्राइस पूछती देख इशू सोचता है, मुझे यकीन है कि जो मिरर मैंने उसे देने की कोशिश की थी उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर थी। वैसे भी 8 सिल्वर मतलब 80,000। अगर मैं दिन में 3 बेचूं, महीने में 90, तो मैं महीने के 7 मिलियन कमा सकता हूँ। ऑसम। फिर आंट मैगी उससे चीप मिरर मांगती है। शॉपकीपर उसे 3 सिल्वर का विजर्ड मिरर दिखाता है, जिसे देखकर आंट मैगी भी समझ जाती है कि यह मैजिक से बना मिरर है। दूसरी तरफ इशू एक आदमी को देखता है और उसे देखकर सोचता है, मैंने यहाँ ये फेस पहले कभी नहीं देखा। वह बूढ़ा आदमी इशू से कहता है, तुम कहाँ से आए हो? इशू जवाब देता है, मैं कोरिया से आया एक एडवेंचरर हूँ, मेरा नाम इशू है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, यह नाम मैंने पहली बार सुना है, ये जगह सच में यहाँ से बहुत दूर होगी। इशू कहता है, यह किसी मिरेकल से कम नहीं है कि मैं यहाँ तक जिंदा पहुंचा। वैसे आजकल स्पाइसेस की प्राइस क्या चल रही है? बूढ़ा आदमी कहता है, ब्लैक पेपर 6 गोल्ड पर पाउंड है, नटमेग 6 गोल्ड, शुगर 1 गोल्ड और सॉल्ट 2 कॉपर। इशू बहुत ध्यान से सोचता है, 1 पाउंड करीब 450 होता है, 450 होता है, यानी ब्लैक पेपर का 1 किलो करीब 12 गोल्ड, मतलब लगभग 1.2 मिलियन। ये तो ऑसम है। फिर वह पूछता है, क्या आर्मेनिया में हर जगह यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हाँ, प्राइस लगभग हर जगह सेम ही है। ये सब सुनकर इशू अपने दिमाग में एक डेंजरस बिजनेस प्लान बनाने लगता है। वह सोचता है, ट्रांसपोर्टेशन फी, सिटी टैक्स और शॉप रेंट को ध्यान में रखकर भी अगर मैं यहाँ थोड़ा सस्ता बेचूं तो भी ठीक रहेगा। इनके रिएक्शन देखकर लगता है कि मर्चेंट्स इनोसेंट रूरल पेजेंट्स से डील करते हुए प्राइसेस बढ़ा देते हैं। वैसे भी इस जगह स्पाइसेस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मुझे इन्हें बेचने का रूट मिल गया तो शायद मैं आर्मेनियन एम्पायर का सबसे रिच आदमी बन सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं डन हूँ, मैनेजर पार्क। हम देखते हैं कि वही लड़की पेड़ के पीछे से इशू को देख रही है। इशू उस बूढ़े आदमी से पूछता है, पोर्ट से ब्लैक पेपर लाने में आपको कितना कॉस्ट पड़ा? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, ये तो मैं नहीं बता सकता। फिर इशू कहता है, क्या मैंने बताया था कि जहां से मैं आया हूं वहां ब्लैक पेपर बहुत चीप है? फिर इशू एक ईवल स्माइल देते हुए कहता है, अगर हम इस बारे में बात करें तो शायद मैं ये स्पाइसेस रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी इशू से कहता है, 3 गोल्ड। और वह कॉन्टिनेंट आखिर है कहाँ? इशू कहता है, अगर मैं इसे यहाँ ला दूं और इन्हें बिग सिटी जाने का बर्डन कम हो जाए तो ये लोग इसे 2 गोल्ड कॉइन में खरीद लेंगे, राइट? वैसे एग्जैक्ट प्राइस डिसाइड करने से पहले मैं दूसरे मर्चेंट से भी बात करूंगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, तो तुम अपने सारे ब्लैक पेपर क्यों नहीं बेच देते? इशू सस्पिशियस नजरों से उस आदमी को देखता है और कहता है, लगता है तुम्हारे पास सप्लाई की कमी है ना? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, बिल्कुल है। हर बार जब यह क्रॉप उगती है तो रॉयल फैमिली और एलीट लोग ही इसे खरीद लेते हैं। इसी वजह से
हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग चाहकर भी इसे खरीद नहीं पाते। इसी वजह से इस बार मैं सिर्फ 5 पाउंड ब्लैक पेपर ही खरीद पाया। आइसू सोचता है अब समझ आ रहा है कि यह इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इतना दूर से लाया जाता है। अगर वे इतनी दूर से 2 क्रेट भी ब्लैक पेपर ले आए तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर वह कहता है माफ कीजिए लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है ये रख लो। उस कार्ड पर लिखा था स्पाइस स्टोर, कॉलिन मकवाल, सेंट्रल मार्केट ऑफ अरमानिया सिटी, पाई स्ट्रीट नंबर 5। फिर बूढ़ा आदमी कहता है अगर कभी तुम्हारे कॉन्टिनेंट के लिए ट्रेड रूट खुले तो मेरी दुकान पर जरूर आना, और अब गुड बाय। अगले सीन में यीशु एक बच्चे को बैठा हुआ देखता है। वह सोचता है कि उसे उस बच्चे से बात करनी चाहिए। वह उसके पास जाता है और पूछता है हे किड, क्या तुम यहीं रहते हो? बच्चा कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 10 साल का हूँ। यीशु कहता है माफ करना। फिर वह लड़का पूछता है तुम कहाँ से आए हो? यीशु कहता है कोरिया से। बच्चा कहता है झूठ, मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं फिर भी कोरिया के बारे में नहीं सुना, तुम क्या बात कर रहे हो? यीशु कहता है क्या तुम्हें पता है मैं 23 साल का हूँ और मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, फिर भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे अभी जानना है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? वह लड़का कहता है मैं एक जनरल मर्चेंडाइजर का बेटा हूँ, मिनोस स्ट्राइव्स। और तुम? आइसू अपना नाम बताता है जिस पर वह लड़का कहता है ये बहुत इंटेलेक्चुअल नाम है, और वैसे हजारों किताबें पढ़ने वाले हो तो क्या तुम रिच हो? क्योंकि यहाँ हजारों किताबों की कीमत कई 100 मिलियन होती है। फिर यीशु कहता है खैर मेरा एक सवाल है। लड़का सरप्राइज्ड होकर पूछता है क्या पूछना चाहते हो? तब यीशु वही मिरर निकालता है और कहता है क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? तुम्हारे हिसाब से इस मिरर की क्या कीमत होगी? लड़का जवाब देता है अगर ऑफिशियली बेचा जाए तो करीब 3 गोल्ड। यीशु पूछता है ऑफिशियली? तब लड़का कहता है इस क्वालिटी से साफ है कि यह मैजिक से बना है लेकिन इस पर सील नहीं है, इसका मतलब यह किसी इलीगल विजर्ड ने बनाया है जिसे रॉयल्स की अप्रूवल नहीं मिली। फिर यीशु पूछता है तो मतलब ये सेल नहीं हो सकता? शायद मुझे इसे चुपचाप सेल करना चाहिए। लड़का कहता है हाँ इसे ब्लैक मार्केट में बेच सकते हो। नोबल फैमिलीज यूनिक चीजें कलेक्ट करने में क्रेजी हो जाती हैं, इसलिए यह इजी रहेगा। हम देखते हैं कि वह लड़का उस मिरर को बहुत पसंद करता है। यीशु कहता है क्या तुम इसे रख सकते हो? लड़का शौक होकर कहता है सच में मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन एक सेकंड, क्या इसके बदले कोई कंडीशन होगी? क्योंकि इस वर्ल्ड में फ्री कुछ भी नहीं होता। इसके बाद यीशु उस लड़के से पूछता है तो मैं एक सवाल पूछूं, तुम बुसिंग से आए हो ना? क्या आसपास और भी गांव है? लड़का जवाब देता है एक बड़ा विलेज है रूसन जो यहाँ से 2 घंटे दूर है, लेकिन मुझे लाउडरिन ज्यादा पसंद है। यीशु पूछता है क्यों? लड़का कहता है क्योंकि यहाँ के लोग ग्रीडी नहीं है और यहाँ गुड क्वालिटी है, चीप प्राइस में मिलती है, इसलिए हॉर्सेस को भी पसंद आती है। और हाँ, आंट हम्फ्री के बनाए डिलिशियस फूड को मैं कैसे भूल सकता हूँ? यीशु मन में सोचता है लगता है सबको आंट हम्फ्री का खाना पसंद है। फिर यीशु पूछता है हरमानिया सिटी के बारे में क्या? लड़का कहता है रहने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, बस घर बहुत एक्सपेंसिव है। यीशु पूछता है क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव? फिर उसे सिल की प्राइस याद आती है। लड़का बताता है कि इस विलेज में एक हट की कीमत 20 गोल्ड है जो लगभग एक हॉर्स की कीमत के बराबर है। फिर लड़का कहता है मिस्टर आइसू थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वह यीशु को कुछ देता है और कहता है ये हमारा घर है, ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर है, अगर आप काम करना चाहें तो हमेशा वेलकम है। फिर वह अचानक कहता है आपको देखकर लगता है आप रिच फैमिली से हैं, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, और लगता है वहां आप विमेन के बीच पॉपुलर भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप मेरे टाइप के नहीं है। यीशु जवाब देता है ये तो अफसोस की बात है, लेकिन तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो। लड़का कहता है अब मैं अपने फादर के पास वापस जा रहा हूँ। जाते जाते वो कहता है अगर तुम हमें एक और मिरर ला दो तो मैं उसे सेल कर दूंगा। यीशु पूछता है सच में? लड़का कहता है हाँ, इस क्वालिटी के साथ अगर ऑक्शन में रखा जाए तो इसकी कीमत बहुत होगी। अगर तुम सप्लाई देने का प्रॉमिस करो तो हम तुम्हें बेस्ट रेट देंगे। अगले सीन में यीशु वापस अपने घर आता है और सोचता है मुझे फिर से वापस जाना है। उसे बहुत गर्मी लग रही होती है और वह एसी ऑन करता है और सोचता है ये हॉट सीजन कब खत्म होगा, मैं बस आराम से रहना चाहता हूँ और ब्लैक पेपर बेचते रहना चाहता हूँ। फिर वह फ्रिज खोलता है और आइसक्रीम निकालता है। वह आइसक्रीम खाते हुए एंजॉय करता है। वह कहता है फ्लफी ब्रेड के अंदर सॉफ्ट आइसक्रीम, कुकीज एंड क्रीम की स्वीटनेस और छोटे छोटे कुकीज की चुविंग टेक्सचर बहुत अच्छा फील दे रही है। फिर वह खुश हो जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वह अपनी जॉब छोड़ देगा। फिर वह कंप्यूटर पर ब्लैक पेपर की प्राइस सर्च करता है और देखता है कि 1 किलोग्राम ब्लैक पेपर 10,001 में मिल रहा है, जो बहुत चीप है। वह सोचता है अगर मैं वहां बेचूं तो 2 गोल्ड प्रति पाउंड मतलब 4 गोल्ड प्रति किलोग्राम, यानी अदा 10 किलोग्राम में 4 मिलियन। यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कल मैं ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन सबमिट करूंगा। अगले सीन में हम यीशु को मैनेजर पार्क के पास जाते देखते हैं। मैनेजर पार्क उससे कहता है मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूं, तुम सोर्स कोड क्यों बदल रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? यीशु परेशान होकर कहता है क्या
मैनेजर पार्क चिल्लाता है और कहता है, ओपन सोर्स यूज करने के बजाय तुम्हें ज्यादा एफिशिएंट तरीका ढूंढना चाहिए। यीशु कहता है, लेकिन वही एफिशिएंट सोर्स पहले एरर की वजह बना था। फिर यीशु अपने मन में प्रोग्रामर की उन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है जिनमें बहुत मेहनत लगती है। तभी मैनेजर चिल्लाता है और कहता है, हे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उसका मैनेजर कुछ पेपर्स गिरा देता है जो आयसू ने काम के लिए बनाए थे और उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम अपने डेड पेरेंट्स को एक्सक्यूज बनाकर ऐसे ही जोन आउट होने का सोच रहे हो? यीशु शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, क्या ये आदमी सच में पागल है? फिर उसका मैनेजर लगातार बोलता रहता है, वीक मेंटल हेल्थ वाले ब्रैट्स की यही प्रॉब्लम होती है, ये दूसरे इनोसेंट लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। तभी आयसू फैसला कर लेता है, अब उसे रिजाइन करना ही होगा और वह रिजाइन कर देता है। अगले सीन में वह किसी और के रूम में जाता है। वह आदमी उसे पोलाइटली बैठने को कहता है। फिर यीशु कहता है, मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन करना पड़ेगा। वह आदमी पूछता है, ये मैनेजर पार्क की वजह से है ना? यीशु कहता है, अब तक मैंने जो भी उन्होंने कहा वह सब किया, हर टॉन्ट और अब्यूज सुना, लेकिन अब वे मेरे पेरेंट्स के बारे में गलत बातें कह रहे हैं जो अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा। वह आदमी कहता है, हम सब मिलकर पार्क मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। सीईओ हमारी कंप्लेंट सुनता है लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं और जब उसकी एबिलिटी की बात आती है तो वह काम में इतना भी बुरा नहीं है। इसी वजह से हम उसे फायर नहीं कर पाए। मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैनेजर पार्क ने जो कहा था वही दिमाग में घूम रहा था। वह आदमी कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हें जॉब पर इसलिए रखा क्योंकि मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। खैर, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता ये कंपनी कब तक सरवाइव करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें फिर से प्रॉफिट्स मिलेंगे। वह कहता है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, अपना ख्याल रखना। यीशु अपने मन में सोचता है, अगर ये डायमेंशन गेट नहीं होता तो मुझे पार्क मैनेजर के साथ और कई साल काम करना पड़ता। फिर वह उस आदमी से कहता है, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, अब मैं यहाँ से जाने की परमिशन चाहता हूँ। वह आदमी कहता है, ठीक है। ऑफिस से बाहर आकर वह सोचता है, मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी मेरे बिना भी अच्छे से चलेगी। अगर मैं चला भी जाऊं तो जो लोग बचे हैं मुझे भरोसा है वे कंपनी संभाल लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं पार्क मैनेजर का क्या होगा। खैर, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह ब्लैक पेपर और शुगर दोनों लेकर बिजनेस करने के लिए दूसरी वर्ल्ड में जाने वाला है। फिर वह खुद से कहता है, मेरे बैंक में 41 थे और मेरे पास 100 थे, दोनों मिलाकर 141 बने, जिससे मैंने ब्लैक पेपर और शुगर खरीदे। अब मुझे नई चीजें करने से डर लगता है, लेकिन अब मुझे नई चीजें करने से डर भी नहीं लगता। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर वह दूसरी वर्ल्ड में जाता है और अपना रूम देखकर कहता है, यह जगह सच में बहुत कंफर्टेबल है और मैंने ब्लैक पेपर और शुगर रखने के लिए एक सीक्रेट प्लेस भी बना ली है जो मेरे बेड के नीचे है। फिर हम देखते हैं कि वह आंट हम्फ्री के घर जाता है। आंट हम्फ्री सोचती है कि वह खाना खाने आया है, लेकिन वह कहता है कि उसे कुछ दिखाना है और आंट को कुछ देना भी है। आंट पूछती है, ये क्या है? वह कहता है, ये बार्ली फ्लावर, एप्रिकॉट सीड फ्लावर और हनी है। मैं कुछ बनाने वाला हूँ जिसे मास्क पैक कहते हैं। हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके चेहरे पर लगाएंगे। आंट पूछती है, चेहरे पर? यीशु कहता है, हाँ, इससे ब्लेमिशेस हल्के होंगे और स्किन में इलास्टिसिटी आएगी। आंट को यह अजीब लगता है और वह कहती है, लेकिन मुझे चेहरे पर खाना लगाने का मन नहीं है। तब यीशु खुश होकर कहता है, हमारे कॉन्टिनेंट में महिलाएं ऐसे ही अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, एक बार ट्राई कीजिए। आंट मान जाती है और फेस मास्क लगा लेती है जो बहुत स्ट्रेंज दिखता है। आंट मैगी ने मास्क लगाते समय कोई गैप नहीं छोड़ा। यह देखकर यीशु हंसने लगता है और कहता है, आंट, आंखों और नाक के पास गैप रखना चाहिए था। फिर आंट उसे धन्यवाद देती है। यीशु कहता है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगले सीन में वह अपने रूम में जाता है और खुशी से कहता है कि उसे यह फ्रीडम बहुत पसंद है। इसी तरह वह हील हो रहा है और इसी तरह वह सील सिटी में अपनी जिंदगी बिता रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे पर नॉक होती है। हांस खुश होता है। यीशु दरवाजा खोलता है और हांस कहता है, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा तुम चले गए हो। यीशु कहता है, नहीं नहीं। हांस कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? क्या तुम मेरे साथ हॉप्स कलेक्ट करने चलोगे? यीशु पूछता है, हॉप्स क्या होते हैं? हांस कहता है, इसका यूज बीयर बनाने में होता है और मैं खुद बीयर बनाता हूँ। वैसे तुम यहाँ कितने टाइम तक रहने वाले हो? यीशु कहता है, मुझे नहीं पता, पहले मैं विलेज चीफ से बात करूंगा। हांस कहता है, अगर तुम कहो कि तुम लंबे टाइम तक रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। हमें हमेशा मैन पावर की जरूरत रहती है। वह कहता है, यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, हे काटना, जानवरों को खाना देना, पानी लाना, बीयर बनाना,
करना, ग्रेन्स पीसना और लाइब्रेरी की प्रोटेक्शन भी करनी होती है। फिर यीशु हांस से पूछता है, मैंने हाल ही में एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की देखी थी, वह कौन है? हांस सरप्राइज्ड होकर कहता है, ब्लॉन्ड हेयर? हमारे विलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं है, यहाँ सिर्फ एक लड़की है, लेकिन वह थोड़ी वियर्ड है। यीशु पूछता है, वियर्ड कैसे? हांस बताता है, उसे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं। वह अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन नेबर्स से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती। यीशु कहता है, सच में? हांस आगे कहता है, लेकिन उन्हें जो भी काम बताया जाता है वे सब करते हैं। आखिर विलेज में रहने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। यीशु कहता है, क्या इसी वजह से तुम मुझे हॉप्स कलेक्ट करने ले जाना चाहते हो? हांस कहता है, सिर्फ यही वजह नहीं है। अगर ध्यान से सोचें तो टैक्सेस हटाने के बाद जो पैसा बचता है वह ऐसे ही खर्च हो जाता है। इसी वजह से जब मर्चेंट्स आते हैं तो रेंट कलेक्शन और बाकी सब चीजें वही मैनेज करते हैं। यीशु कहता है, तो क्या तुम उन्हें अपना वॉलेट मानते हो? हांस हंसने लगता है। तब यीशु उस बच्चे की बातें याद करके सोचता है, यहाँ के विलेजर्स बस इतना कमाते हैं कि किसी तरह दिन निकल जाए, इसलिए जो भी दे दो वे बिना बार्गेन किए ले लेते हैं। हमारी करंट सोसाइटी में ये इमेजिन करना मुश्किल है। शायद फ्लोइंग वाटर की तरह जीना यही होता है। ये अच्छा है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां वे जा रहे थे। हांस यीशु को एक फ्रूट दिखाता है और कहता है, जो भी फल ऐसा दिखे सब लाना है। यीशु फल को हाथ में लेकर सूंघता है, उसे स्मेल अच्छी लगती है। ग्रास और फ्रूट का मिक्सचर जैसा स्मेल आता है। फिर यीशु कहता है, मैंने सुना है कि बिना होप वाली वर्ल्ड की बीयर का टेस्ट खराब होता है। यह अच्छी बात है कि यहाँ होप है। यीशु इन थॉट्स में खो जाता है। हांस उसे कहता है, मिस्टर यीशु आप क्या कर रहे हैं? यीशु कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ और सोच रहा था। मुझे बस इसे बास्केट में डालना है ना? हांस कहता है, हाँ। फिर हम देखते हैं कि वे बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठा करके बास्केट भर देते हैं। हंस कहता है, इतना काफी है। यीशु कहता है, ये मेरी इमेजिनेशन से जल्दी खत्म हो गया। हांस कहता है, चलो अब वापस चलते हैं। घर लौटते समय हांस बताता है कि फायरवुड खत्म हो रही है, क्या तुम कल भी आ सकते हो? हमें शीप को शेव करना है इससे पहले कि ज्यादा गर्मी हो जाए। क्या तुम्हें आता है? यीशु कुछ नहीं कहता। हांस कहता है, मैं ये इन में ले जाकर रख देता हूँ, वैसे तुम टायर्ड होंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। यीशु कहता है, ठीक है, धन्यवाद। फिर यीशु अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। वह घर जाकर बाथ लेता है जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर वह सोचता है, अच्छे शावर के बाद बियर परफेक्ट रहेगी। अगर मैं दूसरी वर्ल्ड में बियर पीने वाला हूँ तो वहां कुछ फूड भी ले जाना चाहिए। फिर वह बहुत सारे फूड के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, मेरा मन यह सब खाने का है। वह फोन पर फूड देखता है और प्लान करता है कि इसे दूसरी वर्ल्ड में ले जाकर खाएगा। काफी सोचने के बाद उसे एक फूड पसंद आता है जिसे वह ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। कुछ टाइम बाद डिलीवरी भी आ जाती है। वह सबस्पेस पॉकेट की मदद से वह फूड दूसरी वर्ल्ड में ले जाएगा। वह सोचता है, दूसरी वर्ल्ड में यह फूड खाना बहुत मजेदार होगा। चलो अब दूसरी वर्ल्ड में कोरिया का टेस्ट एंजॉय करते हैं। दूसरी वर्ल्ड में पहुंचकर वह सोचता है, लेकिन यहाँ ये फूड खाऊं कैसे? इस वर्ल्ड में तो प्लास्टिक बोल तक नहीं है। ध्यान से देखूं तो मैं अब तक अपनी एसेंशियल चीजें भी यहाँ नहीं लाया हूँ। पहले मुझे वापस जाकर कुछ चीजें ले आनी होंगी। फिर वह कोरिया से कुछ बोल्स लेकर आता है। उसी टाइम हांस आ जाता है। हांस अंदर आते ही कहता है, मैं काफी देर से डोर नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। यीशु बिना कपड़ों के था और अचानक हांस को देखकर एकदम स्टन्ड हो गया। हांस कहता है, सॉरी, मैं बिना परमिशन अंदर आ गया, अगली बार परमिशन लेकर ही आऊंगा। यीशु कहता है, ठीक है। फिर दोनों गार्डन में जाते हैं और बात करने लगते हैं। हांस कहता है, जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने तुम्हारा कोटा कवर करने के लिए काफी मेहनत की। यीशु पूछता है, काम? हांस कहता है, जो हॉप्स हमने थोड़ी देर पहले कलेक्ट किए थे, हमें फ्रूट से डस्ट हटानी होती है ताकि बियर बना सके। तुम नहीं थे इसलिए मैंने सब अकेले ही किया। यीशु बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वह कहता है, थैंक्स। यीशु अपने मन में सोचता है, ये जगह सील जैसी नहीं है लेकिन उससे कहीं बेहतर है। फिर वह हांस को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगली बार वह भी हेल्प करेगा। वैसे तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? हांस कहता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? यीशु को वह फूड याद आ जाता है जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके इस वर्ल्ड में लाने का प्लान किया था। उसे नहीं पता फूड का क्या होगा, फिर भी वह हांस को यस कह देता है। यीशु का रिएक्शन देखकर हांस कहता है, अगर यस कह रहे हो तो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? यीशु कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बस अचानक हुआ। मैंने कुछ कुक किया है। हांस बहुत सरप्राइज्ड होकर कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? यीशु कहता है, हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हांस कहता है, कुछ नहीं, तुम ऐसे लगते हो जैसे हमेशा दूसरों का बनाया खाना खाते हो। फिर यीशु कहता है, मैं आंट हम्फ्री के साथ शेयर करने वाला था। हांस कहता है, फिर तो आंट हम्फ्री के यहाँ ही खाते हैं। यीशु कहता है, क्या ऐसा कर सकते हैं? हांस कहता है, बिल्कुल, पहले मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लूंगा, तब तक खाना स्टार्ट मत करना। यीशु कहता है, फिर तो मैं वुडन बोल यूज करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यीशु ने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। सब पूछते हैं, ये क्या है? यीशु कहता है, इसे रोस्टेड चिकन कहते हैं।
कहते हैं। ये चिकन को अलग अलग वेजीज के साथ बॉईल करके बनाया जाता है। आंट हम्फ्री पूछती है, लाइम स्ट्यू? यीशु कहता है, हाँ कुछ वैसा ही है, ठंडा होने से पहले खा लो। सबके खाने के बाद उनके रिएक्शंस इतने स्ट्रेंज होते हैं कि यीशु बहुत नर्वस हो जाता है। यीशु हांस से कहता है, तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है? हांस कहता है, फ्लिप, इस खाने ने मेरी पूरी वर्ल्ड ही फ्लिप कर दी। यीशु कहता है, क्या? आंट हम्फ्री अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? उसका हस्बैंड कहता है, यह इतना डिलिशियस था कि मैं बेहोश हो गया। फिर आंट हम्फ्री यीशु से पूछती है, इस खाने में स्पाइसेस यूज किए हैं क्या? यीशु अपने मन में सोचता है, आंट हम्फ्री को कुकिंग का काफी एक्सपीरियंस है, तभी उन्होंने जल्दी पकड़ लिया कि मैंने स्पाइसेस डाले हैं। फिर वह कहता है, हाँ ये मेरे होम टाउन में कॉमन स्पाइस है। आंट हम्फ्री कहती है, क्या ये तुम्हारा टाइप नहीं है? हांस चिल्लाकर कहता है, ये बिल्कुल मेरा टाइप है। हम्फ्री का हस्बैंड भी कहता है, ये मेरा टाइप भी है। फिर आंट हम्फ्री सबसे कहती है, अब अच्छे से खाओ। सब बहुत एंजॉय करके खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यीशु कहता है, ठीक है चलो अब ब्लैक पेपर बेचने चलते हैं। मर्चेंट ढूंढते समय वह एक लड़की को हॉर्स पर राइडिंग करते देखता है। यीशु अपने मन में सोचता है, वह बहुत सुंदर है, लोग उसे देखकर रास्ता दे रहे हैं, क्या वह अनोखी है। लड़की के पास खड़े आदमी को देखकर यीशु सोचता है, यह लड़का कितना कूल दिखता है। वह लड़की एक्साइटेड होकर यीशु को देखती है और कहती है, माय लव। यीशु नर्वस होकर सोचता है, लव और मैं, यह पहली बार सुन रहा हूँ। लड़की हॉर्स से उतरती है और मेरी तरफ आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वह यीशु को पार करके पीछे खड़ी आंट मैगी के पास चली जाती है। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम रोज है। रोज आंट मैगी से कहती है, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? आप ही वजह है कि मैं घर से चुपके से बाहर आती रहती हूँ। आंट मैगी कहती है, तो अब मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। रोज कहती है, क्या? अगर मुझे रोज मैगी का बनाया खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। आंट मैगी रूड होकर रोज से कहती है, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ जीना पसंद है, और अगर मैं चाहती तो रॉयल फैमिली की बेस्ट शेफ बन चुकी होती। रोज डरावनी आवाज में कहती है, अगर आपने मेरे लिए खाना बनाने से मना किया तो मैं आपका हाथ काट कर साथ ले जाऊंगी। यीशु अपने मन में सोचता है, यह कितनी स्केरी है। आंट हम्फ्री कहती है, फिर तो तुम मेरा बनाया खाना कभी नहीं खा पाओगी। रोज कहती है, इसका मतलब जल्दी से मुझे सबसे डिलिशियस खाना दो, इंग्रेडिएंट्स मैं लाई हूं, जितना चाहो यूज करो। आंट हम्फ्री कहती है, ठीक है पहले जाकर वॉश कर लो। लड़की फ्रेश होने के लिए दौड़ जाती है। जाते जाते वो कहती है, अगर इसमें ब्लैक पेपर डाला तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हम्फ्री कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। यीशु अपने मन में सोचता है, इसे ब्लैक पेपर से नफरत है। हांस यीशु से कहता है, मिस जीजे बहुत ब्यूटीफुल है ना? यीशु कहता है, हाँ। हांस कहता है, लेकिन वह थोड़ी बैड टेम्पर्ड है। हांस कमेंट करने ही वाला होता है कि रोज आकर कहती है, बैड टेम्पर्ड? लेकिन कौन? रोज को पास से देखकर हांस का दिल जोर से धड़कने लगता है। रोज कहती है, डरो मत, सब ठीक है। जब मेरे खराब टेम्पर की रूमर फैली थी तब मैं बहुत गुस्से में थी, अब उसे वापस लेना देर हो चुकी है। मुझे लगता है मेरे ड्राइवर ने ही ये रूमर फैलाया होगा। फिर वह यीशु की तरफ इशारा करके कहती है, वैसे ये कौन है? यीशु कहता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं एक एडवेंचरर हूँ, कोरिया से यीशु। हांस कहता है, वो कुछ टाइम विलेज में रहेगा। रोज एक साथ बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। वह यीशु से पूछती है, ये कोरिया क्या है? मैंने पहली बार सुना है, जरूर बहुत दूर होगा। तुम किस फैमिली से हो? तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है? इतने सवाल सुनकर यीशु का सिर घूमने लगता है। तभी वही आदमी आता है और मिस रोज को वहां से ले जाता है। रोज चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। यीशु उस लड़की को देखकर अपने मन में सोचता है, कितनी क्रेजी लड़की है। फिर यीशु हांस से पूछता है, उसका नाम जेस रोज है? हांस जवाब देता है, हाँ, शॉर्ट में मिस जीजे कह सकते हो। यीशु कहता है, समझ गया, मिस जीजे तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड लगती है। यीशु हांस को पोकरे करके पूछता है, क्या तुम्हें मिस जीजे पसंद है? हांस कहता है, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मिसेस हम्फ्री का खाना सच में बहुत अच्छा है। मैं वही रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स यूज करूं तब भी उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। तभी स्वॉन एक आदमी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मिस्टर जोसेफ, मैं यहाँ हूँ। उस आदमी का नाम जोसेफ है। वह कहता है, ठीक है हांस, मुझे एक बियर ला कर दो। हांस बियर लाता है। यीशु बियर की प्राइस पूछता है। हांस कहता है, आज हम पैसे नहीं लेते क्योंकि आज मिस जीजे का डे है। अंकल जोसेफ यीशु से कहता है, जब यहाँ है तो साथ में ड्रिंक करते हैं। यीशु कहता है, हाँ जरूर, वैसे मैंने उसे आपको मिस्टर जोसेफ कहते सुना और मैं यीशु हूँ सर। अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ आप किस बिजनेस में हैं? अंकल जोसेफ कहता है, मैं आर्मानिया सिटी में स्पाइस बेचता हूँ। यीशु पूछता है, क्या आप मिस्टर मगवाल को जानते हैं? अंकल जोसेफ कहता है, तुम कॉलिन मगवाल की बात कर रहे हो? हाँ मैं उसे जानता हूँ, हम काफी क्लोज हैं। यीशु कहता है, आप उसे कैसे जानते हैं? वह पिछले हफ्ते यहाँ आया था। अंकल जोसेफ पूछता है, क्या उसने यहाँ थोड़ा ब्लैक पेपर बेचा था? यीशु जवाब देता है, हाँ, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बहुत कम था। अंकल जोसेफ कहता है, आओ। यीशु कंफ्यूज्ड होकर कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर अंकल जोसेफ कहता है, मैं आर्मानिया का सबसे बड़ा
स्पाइस शॉप ओनर हूँ। मुझे ब्लैक पेपर का एक दाना भी नहीं मिला क्योंकि मेडिट्स फैमिली ने सब खरीद लिया। कोई वंडर नहीं कि मेडिट्स लोग पेपर के पानी से नहाते हैं। अफवाह है कि वे पेपर परफ्यूम भी यूज करते हैं। यीशु अपने मन में सोचता है ये तो उल्टा लग रहा है। फिर अंकल जोसेफ पूछता है वह मगवॉल आखिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर कैसे लाया। यीशु अपने मन में सोचता है, सोचने पर लगता है क्या यही वह था जो हांस ने पहले खाया था, तब इतना अच्छा नहीं लगा था, क्या बीयर के साथ बेहतर लगेगा। ये सब सोचते हुए वो कुछ हार्ड सा खाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर यीशु अंकल जोसेफ से कहता है मुझे नहीं लगता मिस जे को सच में ब्लैक पेपर पसंद है। अंकल जोसेफ कहता है ये मत कहो, इसी वजह से पियर्सिंग में बहुत बड़ा ट्रबल हुआ था। यीशु पूछता है अंकल क्या आप उस कैरेज में आग लगाने वाले थे जिसमें ब्लैक पेपर जा रहा था। अंकल कहता है नाइट्स का ध्यान भटकाना काफी हार्ड था। यीशु कहता है वाओ, तभी रोज वहां आ जाती है। रोज दोनों से कहती है क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि मेरी पीठ पीछे मेरी बात नहीं करनी चाहिए। यीशु डर जाता है और अंकल जोसेफ रोज से कहता है बिल्कुल नहीं, आओ बैठो ड्रिंक भी लो। रोज अंकल जोसेफ से कहती है क्यों ना हम उस कैरेज को चुरा लें, अगर सक्सीड हुए तो बहुत कमाएंगे। फिर वह यीशु की बियर उठाकर पी लेती है। रोज यीशु से पूछती है क्या तुम्हें यह बियर वापस चाहिए। यीशु कहता है नहीं चाहिए। रोज यीशु से पहले पूछे गए सवाल का जवाब देने को कहती है। यीशु कहता है मेरे पिता स्कॉलर थे और मेरी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। एकेडमी ग्रेजुएशन के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था। रोज कहती है शायद इसीलिए तुम रिच दिखते हो, तो एकेडमी में पढ़े हो, मतलब तुम कॉमनर नहीं हो, राइट सर। रोज का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। यीशु कहता है हमारे कॉन्टिनेंट में कॉमनर्स भी एकेडमी में एनरोल कर सकते हैं। रोज पूछती है रियली। यीशु कहता है हाँ। रोज पूछती है विमेन का क्या। यीशु जवाब देता है विमेन भी एनरोल कर सकती हैं। यह सुनकर रोज कहती है तो अभी इसी वक्त उस कॉन्टिनेंट भाग चलते हैं। उसका बॉडीगार्ड कहता है ऐसा सपना भी मत देखो मिस। तभी मैगी उनके लिए खाना बनाकर लाती है जिससे रोज बहुत खुश हो जाती है। रोज खाने ही वाली होती है कि उसका बॉडीगार्ड रोककर कहता है मैं आपको कुछ सस्पिशियस दिखने वाला खाना खाने नहीं दे सकता। रोज कहती है मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा। फिर वह कहती है तो क्या मैं भूखी रहूं, तुम वही चाहते हो ना। और फिर वह चुपचाप खाना शुरू कर देती है। वह इतना एंजॉय करती है कि उसे हेवन जैसा फील होता है। मैगी कहती है मैं खाने के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। रोज अचानक कहती है रुको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इस सूप में सॉफ्ट क्रीम का टेस्ट है जो वेजीज बटर और मिल्क का मिक्स है। मेरे मुंह में बार्ली की पॉपिंग टेक्सचर बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है। ट्रफल मशरूम की खुशबू इसे लक्सूरियस बनाती है। और ये पोटैटो नाम का फूड है जिसे मैं पहली बार खा रही हूँ। ये क्रम्बली भी है और सॉफ्ट भी और बहुत टेस्टी है। रोज की टेस्ट सेंस देखकर यीशु बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। रोज कहती है ऑब्वियसली ये मैजिक था, मैंने कुछ विजिट बास्टर्ड्स पर पैसे खर्च किए, मैंने अच्छा किया ना। अंकल जोसेफ कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। यीशु अपने मन में सोचता है लगता है उसे विजिट्स पसंद नहीं है। यीशु सोचता है सूप का टेस्ट क्लैम चाउडर जैसा है, यह स्वादिष्ट है, लेकिन पोटैटोज और क्लैम्स का टेस्ट हार्मोनाइज करना इजी नहीं रहा होगा। उसने ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनाया है जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह सच में ग्रेट है। रोज कहती है ज्यादा रिएक्ट मत करो और बैठ जाओ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि यह बहुत डिलिशियस था। फिर रोज कुछ देखकर पूछती है ये क्या है। आंट हम्फी कहती है कैबेज को बॉइलिंग वाटर में लेमन जूस, रास्पबेरी जूस और पे लीव्स के साथ पिकल किया गया है। जब तुम आई थी तो मैंने शुगर भी डाली थी। रोज एक्साइटेड होकर कहती है आई लव यू मैगी। अगर मैं मैगी को किडनैप कर लूं तो सब मुझ पर डाउट करेंगे ना। उसका बॉडीगार्ड कहता है अगर आप चाहें तो मैं किडनैप कर सकता हूँ। रोज कहती है हे ये बात जोर से मत कहो। अगले सीन में यीशु कहता है अब जब पेट भर गया है तो चलो ब्लैक पेपर बेचते हैं। बाहर निकलकर वह नाइट व्यू देखता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वह सोचता है यह सोल के स्काई से बिल्कुल अलग है। वह अंकल जोसेफ के घर ब्लैक पेपर बेचने जाता है। अंकल जोसेफ इतने सारे ब्लैक पेपर देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह पूछता है ये तुमने कैसे पाया। यीशु कहता है मैंने इसे अपने होम टाउन से खरीदा है। अंकल जोसेफ कहता है मैं सब खरीद लूंगा। यीशु कहता है मेरे पास करीब 20 पाउंड है। अंकल जोसेफ कहता है मैं तुम्हें 3 गोल्ड पर पाउंड दूंगा। यीशु अपने मन में सोचता है टोटल 60 गोल्ड, मतलब 6 मिलियन वन कैश। वह बहुत शॉक्ड हो जाता है। अंकल जोसेफ उसे कैश दे देता है। यीशु कहता है लेकिन इतना सारा पैसा लेकर चलना अनकंफर्टेबल नहीं है। अंकल जोसेफ कहता है इसीलिए हम मर्चेंट्स हायर करते हैं। इस बार हम लकी थे कि रास्ते में मिस चीजे और उनके लोग मिल गए। मेडिट्स फैमिली के साथ चलने वालों पर कोई बैंडिट अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह यीशु उठता है और खुद को बहुत बेहतर महसूस करता है। वह कहता है तो रिच लोग ऐसे उठते हैं, लेकिन इतना पैसा होना ऑकवर्ड भी लगता है क्योंकि यहाँ लोग महीने में 3 गोल्ड में जी लेते हैं। वह सोचता है मुझे कितना स्पेंड करना चाहिए। यह सोचते हुए वह अपना वॉलेट देखने लगता है। फिर यीशु डिसाइड करता है
है पहले मार्केट देख लेता हूँ। वह मार्केट जाकर कैंडल शॉप में कैंडल का प्राइस पूछता है। दुकानदार कहता है ऑयल कैंडल्स 5 कॉपर पर पाउंड है और वैक्स कैंडल्स 2 सिल्वर की हैं। यीशु कहता है मुझे 4 पाउंड ऑयल कैंडल दे दो। तभी एक लड़की आती है जिसे देखकर यीशु को याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसके घर के पास रहती थी। वह फिश खरीदने आई थी। शॉपकीपर कहता है ये एक्सपेंसिव फिश है जिसे पकड़ने के लिए मैजिक चाहिए, इसलिए स्टॉक तभी आता है जब कोई ऑर्डर करता है। लड़की कहती है तो मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। शॉपकीपर कहता है आपको एडवांस में 5 सिल्वर देने होंगे, मुझे वापस आने में करीब 2 महीने लगेंगे, क्या ये ठीक है? यीशु शॉक होकर सोचता है सिर्फ फिश के लिए 5 लाख है। लड़की कहती है फिर मुझे बस एक कुक्ड रेड हेरिंग दे दो। शॉपकीपर कहता है टोटल 2 कॉपर। लड़की कहती है रुको मैं कंटेनर लेने जाती हूँ। यीशु अपने मन में सोचता है शायद मैं गलत था, वो ब्लॉन्ड नहीं है। अगले सीन में रोज मार्केट आती है और यीशु को बुलाने लगती है। यीशु कहता है मिस जेजे क्या आप कुछ खरीदने आई हैं? रोज कहती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी यीशु। फिर रोज डरते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी वॉक पर चलोगे? यीशु कहता है ठीक है। अगले सीन में रोज पूछती है मैंने सुना है तुमने जोसेफ को ब्लैक पेपर बेचा। यीशु नर्वस होकर कहता है क्या मिस्टर जोसेफ ने बताया? यीशु अपने मन में सोचता है काश इसे सीक्रेट ही रखा होता। रोज कहती है नहीं, मैं तो उससे आज सुबह ही मिली थी और मुझे स्मेल आ गई थी। यीशु अपने मन में सोचता है स्मेल आ गई थी, लगता है कम से कम वह ब्लैक पेपर के लिए काफी सेंसिटिव है। यीशु कहता है एक्चुअली मुझे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने होम टाउन से थोड़ा खरीदा था और ट्रांसपोर्टेशन के पैसे निकालने के लिए यहाँ बेच दिया। रोज कहती है मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी चीज के लिए इतने क्रेजी क्यों होते हैं। यीशु अपने मन में सोचता है शायद वह बस ब्लैक पेपर से ऊब चुकी है या फिर वह सच में इसे हेट करती है। फिर यीशु कहता है लेकिन मुझे तो ये पसंद है, रेमंड पर यूज करने पर यह बहुत डिलिशियस लगता है। जब ब्लैक पेपर को स्पाइसी और स्वीट रामेन सूप के ऊपर टॉपिंग की तरह यूज किया जाता है, रोज पूछती है क्या तुम कुछ खा रहे हो? यीशु जवाब देता है नहीं कुछ नहीं, शायद तुम इसे इसलिए हेट करती हो क्योंकि गाय इसे बहुत ज्यादा यूज करता है। रोज कहती है बात वो नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्मेल आते ही मुझे सिक फील होने लगता है। रोज बहुत एंग्री हो जाती है और सब लोग उसे काम होने को कहते हैं। फिर रोज कहती है सॉरी मैं आजकल थोड़ा एज पर हूँ। यीशु कहता है कोई बात नहीं। फिर रोज यीशु से कहती है तुम भी किसी नोबल जैसे हो जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा कर ट्रैवल कर रहा है, राइट? मेरा एल्डेस्ट ब्रदर भी एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैवल कर रहा है। यीशु कहता है तो क्या तुम स्टडी करना चाहती थी? रोज कहती है नहीं, मैं अपने फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करना चाहती हूँ। इसके बाद यीशु कहता है अगर बिजनेस इनहेरिट नहीं कर सकती तो कम से कम कैपिटल में एक स्टोर तो मिल सकता है अगर अपने फादर से बात करो। रोज कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे फादर मुझे विजर्ड फैमिली में मैरी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। विजर्ड्स एल्व्स के डिसेंडेंट्स होते हैं और लोग एल्व्स को गॉड की तरह सर्व करते हैं। विजर्ड फैमिली में मैरी होने वाले फैमिलीज को भी चोजन बाय गॉड्स कहा जाता है। उसी ऑनर के लिए वह मेरी शादी विजर्ड फैमिली में कराना चाहते हैं। यीशु कहता है अरेंज मैरिज तुम्हारे लिए काफी हार्ड होगा। तब रोज कहती है तो मुझे अपने कॉन्टिनेंट ले चलो, मैं तुम्हें 5,000 गोल्ड दे सकती हूँ। यीशु कहता है मैं समझता हूँ तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन क्या तुम फॉरेन लैंड में बिना फैमिली के ठीक रह पाओगी? फिर यीशु इमोशनल होकर कहता है एक दिन मैंने अचानक अपने पेरेंट्स को खो दिया और अकेला रह गया। टाइम इज मेडिसिन वाली बात झूठ निकली। जितना टाइम बीतता गया उतना ही मुझे पेरेंट्स के साथ बिताए दिन मिस होने लगे। रोज कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे लोग थे। यीशु कहता है हाँ। फिर रोज कहती है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी अच्छे लोग हैं, बस मुझे ऐसा लगने लगा कि आखिर में वह भी बाकी लोगों जैसे ही हैं। वह आगे कहती है उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है या क्या हेट है, वे बस चाहते हैं कि मैं एडल्ट्स के बनाए स्टैंडर्ड्स पर खड़ी उतरूं। फिर रोज कहती है वैसे मेरा घर यहाँ से करीब 4 दिन दूर है, कभी विजिट करना। यीशु कहता है ठीक है, जब मैं इस जगह का आदी हो जाऊंगा। फिर रोज कहती है रास्ते में मैगी को किडनैप कर लेना तो और अच्छा रहेगा। यीशु कहता है मुझे लगता है मुझे जाना ही नहीं चाहिए। रोज कहती है मैं तुम्हें 5,000 गोल्ड दूंगी। यीशु कहता है ये आंट हम्फ्री को देना ज्यादा बेटर नहीं होगा। बात खत्म होने के बाद रोज वहां से चली जाती है। फिर यीशु वहां एक ओल्ड मैन को देखता है और उससे बात करने जाता है। वह आदमी यीशु का नाम जानता होता है। वह यीशु से पूछता है क्या तुम इसी विलेज में रहने वाले हो? यीशु कहता है तो आप मुझे जानते थे, मुझे पहले आपसे मिलने आना चाहिए था, सॉरी मैं लेट हो गया। असल में वह आदमी विलेज का हेड होता है। फिर ओल्ड मैन कहता है कोई बात नहीं, अपना काम करो, अब तो हम नेबर्स जैसे ही हैं। यीशु कहता है ठीक है, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? यीशु बहुत शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में एक कार विलेज में आती हुई दिखती है। तभी मैगी चिल्लाकर कहती है ओल्ड मैन। मैगी गुस्से में कहती है तुम कहाँ चले गए थे? ओह माय गॉड, तुम तो एक बच्चा भी ले आए। कुछ लोग वहां आते हैं और उनके
साथ एक बेबी होता है। मैगी पूछती है, क्या बच्चा हेल्थी है? वह लेडी कहती है, हाँ वह बिल्कुल हेल्थी बॉय है। बेबी को देखकर मैगी इमोशनल हो जाती है। फिर पता चलता है कि वे मैगी का बेटा और बहू हैं। ये देखकर यीशु बहुत अच्छा फील करता है। अगले सीन में हांस यीशु के घर आता है। यीशु कहता है, क्या हुआ और फायरवुड चाहिए? हांस कहता है, नहीं चलो बेबी को देखने चलते हैं। दोनों बेबी को देखने जाते हैं और दोनों को बेबी बहुत क्यूट लगता है। फिर हांस कहता है, मिस्टर यीशु मुझे आपको कुछ बताना है। यीशु पूछता है, क्या बात है? हांस कहता है, एक नोबल हमारे विलेज को खरीदने की कोशिश कर रहा है। यीशु पूछता है, सीरियसली इसका क्या मतलब है? हांस कहता है, मतलब हमारा विलेज किसी भी मोमेंट सेल हो सकता है। यीशु कहता है, क्या ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। तभी बेबी हंसने लगता है, जिसे देखकर यीशु कहता है, इस सिचुएशन के सामने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? हांस कहता है, शायद हाँ। अगले सीन में यीशु हांस को एक अलग जगह ले जाता है और पूछता है, वैसे जो बात तुमने पहले बताई थी वह सीरियस प्रॉब्लम नहीं है क्या? हांस कहता है, कौन सी? यीशु कहता है, वही नोबल वाली बात। हांस कहता है, असल में उसका तुमसे ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम ट्रैवलर हो और कभी भी जा सकते हो। यीशु अपने मन में सोचता है, ये बात थोड़ी हर्ट कर गई। फिर हांस कहता है, वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। वह कुछ बुक्स देता है और कहता है, ये उन नोबल्स में से एक है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। इससे तुम्हें इस जगह को समझने में हेल्प मिलेगी। यीशु कहता है, थैंक यू। अगले सीन में वह गेट की हेल्प से कुरिया आता है। अपना बजट देखकर वह सोचता है कि इस बार क्या सेल कर सकता है। फिर उसे मार्केट वाली वह लड़की याद आती है जो फिश खरीद रही थी। फिर वह रात में मार्केट जाता है कुछ खरीदने। वह बहुत सारी फूड आइटम्स देखता है और खाने का मन करता है, तो वह पेट भरकर खाता है। फिर वह सोचता है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी वॉक कर लेते हैं। चलते चलते वह फिश मार्केट पहुंच जाता है और इतनी सारी फिश देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक फिश देखकर उसे लगता है जैसे हाथ जैसी दिख रही हो। फिर वह वही फिश देखता है जो उस दिन लड़की खरीद रही थी। शॉपकीपर कहता है, क्या आपको मैकरल फिश चाहिए? यीशु कहता है, हाँ लेकिन ऑर्गन्स निकाल देना। शॉपकीपर कहता है, ठीक है। यीशु उस फिश को काफी क्वांटिटी में खरीद लेता है। फिर वह इतने सारे फिश लेकर घर जाता है और सोचता है, काफी टाइम हो गया प्रॉपर मैकरल फिश खाए हुए। फिर SMJ नाम का सॉस दिखता है। यीशु कहता है, वहां SMJ सॉस नहीं मिलता तो SMJ सॉस से ही टेस्टी सॉस बना लेते हैं। वह अपने मन में आगे सोचता है, ये मैंने अब्रॉड स्टडी करते समय सीखा था। आखिर में नट्स डालकर मिक्स कर दो, बस हो गया। फिर वह फिश खाने की सारी चीजें इकट्ठा करता है और कहता है, जस्ट इन केस मैंने बार्ली भी ले ली, क्योंकि इस जगह राइस से ज्यादा पॉरेज कॉमन है। फिर यीशु को अपनी माँ की कही बात याद आती है। वह कहती थी, पॉट में राइस बनाते समय फायर कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। फिश फ्राई करते समय उसकी आउटर लेयर को पहले फ्राई करना चाहिए ताकि ऑयल निकले और फिश पैन से चिपके नहीं। अपनी माँ के वर्ड्स याद करके यीशु थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में वह अपने नेबर के घर जाता है। लड़की की माँ दरवाजा खोलकर पूछती है, कौन है? यीशु कहता है, मैं आयु हूँ, बगल में रहता हूँ। उस लड़की की माँ कहती है, हाय मैं मेसा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर यीशु कहता है, मुझे लगा मैंने अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा आपको मील ट्रीट करूं। तभी लड़की आती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ? उसकी माँ कहती है, मिस्टर यीशु अभी बगल वाले घर में रहने आए हैं। फिर वह यीशु से कहती है, ये मेरी बेटी है, इसका नाम हाइन है। माँ और बेटी दोनों काफी सरप्राइज्ड होती हैं कि यीशु अचानक उन्हें मील के लिए इनवाइट कर रहा है। फिर यीशु कहता है, मैंने आपकी बेटी को मार्केट में मैकरल फिश ढूंढते देखा था, तो मैं पास के विलेज गया और कुछ खरीद लाया। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं इसे कुक करूं? लड़की की माँ कहती है, जरूर, मुझे भी जानना है इसका टेस्ट कैसा होगा। यीशु कहता है, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो बाद में मेरे बैकयार्ड में खाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यीशु बड़े मजे से फिश कुक कर रहा है। वह सोचता है फिश को ऐसे फ्राई करना चाहिए कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे। वह फिश बनाकर तैयार कर लेता है जो काफी टेस्टी लगती है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। यीशु कहता है, ये स्टीम्ड कैबेज है, इसके साथ मैकरल फिश और थोड़ा सॉस रखो, फिर इसे रैप करके खाओ। लड़की की माँ यीशु से पूछती है, क्या तुम यहाँ आने से पहले किसी कोस्टल विलेज में रहते थे? यीशु जवाब देता है, हाँ कुछ हद तक। वह फिश खाती है और खाने के बाद कहती है, तुम्हारे अंदर कुकिंग का टैलेंट है, खासकर ये सॉस। मैंने पहली बार ऐसा टेस्ट किया है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। यीशु को यह सुनकर बहुत अच्छा फील होता है और वह कहता है, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया, अब मैं भी ट्राई करता हूँ। वह खाते ही सोचता है, ये तो ओशन जैसा फील दे रहा है। वह कैबेज की स्वीटनेस और बार्ली की टेक्सचर के बारे में सोचता है कि दोनों काफी वेल सूट करते हैं, लेकिन फिर भी फिश का यह हिस्सा सबसे ज्यादा डिलिशियस है। लड़की की माँ कहती है, जिन्हें खाना आता है वे यहीं से शुरू करते हैं, वैसे बोन्स फेंक देना चाहिए, इन्हें कौन खाता है? यीशु सोचता है, ये माँ बेटी कुछ ऑर्डिनरी नहीं लगती। खाने के बाद लड़की यीशु से कहती है, मील के लिए थैंक्स, मैं बर्तन साफ करके बाद में लौटा दूंगी। यीशु कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। लड़की की माँ कहती है,
उसे करने दो, वह बस किसी तरह तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती है। फिर वह यीशु का हाथ पकड़कर कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी कभी तुम्हें मील ट्रीट करूंगी। यीशु कहता है, ठीक है, कभी भी बुलाना। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यीशु सोचता है अब तो 1 महीना हो गया है। फिर वह सोचता है हांस के साथ इतना काम करके मैं काफी टायर्ड हो जाता हूँ। तभी हांस वहां आ जाता है। यीशु सोचता है हांस फिर से काम के लिए बुलाने आया है। यीशु थके हुए टोन में पूछता है, आज क्या करने वाले हैं? हांस कहता है, काम के लिए नहीं, क्या तुम मेरे साथ लूशन विलेज चलोगे? नए विलेज का नाम सुनकर यीशु थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। फिर कहता है हाँ। हांस बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में डेंजरस रोड पर ट्रैवल करने की वजह से यीशु जोर जोर से उल्टी करने लगता है। वह सोचता है मुझे मोशन सिकनेस की मेड्स ले लेनी चाहिए थी, वह रोड तो एकदम मर्डरस थी। फिर हांस कहता है मुझे किसी से मिलना है, मैं उधर जाऊंगा। यीशु कहता है ठीक है, 1 घंटे बाद यहीं मिलते हैं, अगर देर हो जाए तो मैं पब में रहूंगा। हांस कहता है ठीक है। हांस किसी से मिलने चला जाता है। यीशु सोचता है ये अच्छा मौका है इस विलेज से शॉपिंग करने का। यीशु एक फैब्रिक शॉप में जाता है और शॉपकीपर से पूछता है ये किस तरह का फैब्रिक है। शॉपकीपर कहता है तुम काफी ऑब्जर्वेंट हो, ये कैमरी नाम का नया फैब्रिक है, इसे हैंडकरचीफ्स, कर्टन्स और क्लोथ्स में यूज किया जाता है, ये नोबल में काफी पॉपुलर है। यीशु कहता है ये तो बहुत सॉफ्ट है, वैसे प्राइस कितना है? शॉपकीपर कहता है 1 गोल्ड पर पीस। यीशु कहता है ठीक है, 2 दे दो। शॉपकीपर पूछता है वैसे इसे किस लिए यूज करोगे? यीशु कहता है बेबी डाइपर्स। शॉपकीपर बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। अगले सीन में यीशु आगे जाने ही वाला होता है कि वह एक सोर्ड्समैन को हेवी सोर्ड पकड़े देखता है। यीशु अपने मन में सोचता है मैं भी वह सोर्ड उठाकर देखना चाहता हूँ। सोर्डमैन जिस तरह यीशु को देखता है उससे यीशु डर जाता है। तभी वह मिस चिको वहां से जाते देखता है। मिस जेजे भी उसे देख लेती है। मिस जेजे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यीशु कहता है मैं हांस के पीछे यहाँ आ गया। रोज कहती है वैसे तुम यहाँ से बस गुजर रहे हो, राइट? फिर वो कहती है नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन के लिए आई हूँ। क्या तुमने न्यूज नहीं सुनी? यीशु पूछता है कौन सी न्यूज? रोज कहती है एक नया नोबल ये लैंड खरीद रहा है, वे हमारे फैमिली के नेबर्स बनेंगे, इसीलिए मैं देखने आई हूँ। फिर रोज पूछती है वैसे तुम टाउन में यह क्या ले जा रहे हो? ये कैमरी क्लॉथ है ना? यीशु कहता है हाँ, आंट हम्फ्री को ग्रैंडसन हुआ है तो मैं गिफ्ट देना चाहता था। ये सुनकर रोज शॉक हो जाती है और कहती है क्या? फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। वह यीशु से कहती है मेरे पीछे आओ। फिर दोनों एक शॉप में जाते हैं जहां रोज सोप और कई दूसरी चीजें दिखाती है। वह कहती है मैं और भी देना चाहती हूँ, लेकिन मैगी इसे लेने से मना कर देगी, या फिर उससे कहना कि मैं जल्द विजिट करूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। यीशु कहता है मैं बता दूंगा, और अगर विलेज के बारे में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिले तो मुझे बताना। फिर रोज कहती है लवान के लोग भी वरीड होंगे, राइट? अगर नए नोबल्स वहां का लैंड भी खरीद लें तो मुझे उससे पहले मैगी को वहां से निकालना होगा। यीशु सोचता है उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही। फिर रोज कहती है तुम्हें लगता है मैं ऑब्सेस्ड हूँ, राइट? जो भी हो, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। फिर वह वेटर को स्पेशल मील लाने को कहती है। यीशु सोचता है स्पेशल मील? रोज कहती है हर इनमें नोबल्स के लिए स्पेशल मील होता है। उनका स्पेशल मील आ जाता है। यीशु को वह खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रोज कहती है ट्राई करो। यीशु कहता है मील के लिए थैंक्स। वह खाना खाता है और खाने के बाद उसे उल्टी जैसा फील होता है क्योंकि टेस्ट बहुत खराब होता है। रोज मुस्कुराकर कहती है कैसा लगा? टेस्टी नहीं है क्या? ब्रेड भी ट्राई करो। अगले सीन में वह हांस के साथ घर लौटता है और बस उसी खाने के बारे में सोचता रहता है। वह कहता है ये तो सच में किलिंग था। अब मुझे समझ आया कि मिसेस जीजे आंट हम्फ्री को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। आंट हम्फ्री को लॉर्डर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगले सीन में यीशु गेट की हेल्प से सील सिटी वापस आता है। वह जल्दी से फ्रीजर खोलता है और सोचता है मुझे यकीन है इसमें प्लम सिरप होगा। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद उसे काफी राहत मिलती है। फिर वह कहता है पेट भरा हो तो कुछ चिल्ली और फ्रेश सबसे बेस्ट होता है। अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लैपटॉप देखते हुए वह सोचता है क्या ब्लैक पेपर के अलावा भी कुछ सेल कर सकता हूँ? मैं ब्लैक पेपर बेच कर थक गया हूँ। सबस्पेस पॉकेट को सिर्फ ब्लैक पेपर के लिए यूज करना भी वेस्ट है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सर्च करने लगता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखता है। यीशु मिट्टी खोदकर कुछ क्रॉप्स उगाने की कोशिश कर रहा होता है। वह सोचता है बेचने के अलावा और भी चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं खुद उगाऊं तो स्टॉक कोरिया से लाने वाली क्वांटिटी से कहीं ज्यादा होगा। तभी हांस वहां आता है और पूछता है मिस्टर आइसु आप क्या कर रहे हैं? यीशु कहता है बस कुछ प्लांट करना चाहता था।